हेलो एवरीवन, दिस इज राम विश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। जहां तक बात आपकी क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की है, तो क्लास 9th एसएसटी के सभी चैप्टर्स की वीडियो, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या पोल साइंस हो, सभी चैप्टर्स के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियोज़ हैं, ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियोज़ आपको कहाँ मिलेंगे? आपको जाना है प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सर्च करना है क्लास 9th एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वहाँ पर सारे वीडियोज़, मैप वर्क, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब ऑलरेडी सभी वीडियोज़ अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल है, पब्लिश किया जा चुका है, तो फिर से वीडियो क्यों? देखिए, इस वीडियो में हमने कुछ ऐड ऑन किया है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने अपडेट करने की कोशिश की है ताकि वो कंटेंट है और बेटर तरीके से आपके पास पहुंच पाए। तो इसलिए हम इस वीडियो को दोबारा से लेकर के आ रहे हैं। ओके, आज ये जो हमारी सीरीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं और इसमें सब कुछ कवर होता है। सब कुछ का मतलब ये होता है कि अगर आप इस सीरीज़ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते हो तो 95% ईजिली स्कोर कर सकते हो। ओके, अब देखिए ऐसा क्या है इस सीरीज़ में। तो देखिए, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एक तो वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। देखिए, चाहे वो आपकी क्लास 9th हो, 10th क्लास हो, 12th हो, 11th हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या मैथ्स हो, आपके एनुअल एग्जाम में या किसी भी क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। वो टॉपिक जो मेन थीम या मेन कंसेप्ट से जुड़े होते हैं। ओके, जिसको ये समझ में आ गया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कंसेप्ट कौन से हैं, तो समझो कि उसके लिए स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पूरी मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उनका स्कोर अच्छा रहता है। स्कोर अच्छा कैसे रह जाता है भाई? या तो उन्हें पता होता है कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर उनको कोई चाणक्य मिला हुआ है जो उनको बताता है कि भाई ये वाले कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। दूसरा, सेकंड टाइप के वो क्वेश्चंस है जो आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में रहेंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको भी लेटेस्ट जो पैटर्न है सीबीएसई का या स्टेट बोर्ड का, तो उसमें अच्छी खासी वेटेज दी जाती है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले हम 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द 2 एंड 3 मार्कर क्वेश्चन और एंड में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्कर की। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की। तो इसमें देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले हम शुरुआत करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। हमें बताना है कि 1917 की जो रेवोल्यूशन है वो कौन से देश से संबंधित है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो है रशिया से रिलेटेड। ओके, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस टाइप के कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 30% ईजी, वेरी इजी क्वेश्चंस रहने होते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। ये वही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 1917 की वो फैब और अक्टूबर रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे, ये हमें बताना है। तो द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वॉज व्लादिमीर लेनिन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द एम्परर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। देखिए, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर को किया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उस वक्त फ्रांस का एम्परर कौन था? लुई 16। ओके, जिनका बड़ा रोल था, माने यूं कह सकते हैं, मान लीजिए कि वही पर्सन था जो पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पर भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में अच्छी खासी बार रिपीट होता रहता है कि हु वॉज द एम्परर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो वो थे जार निकोलस सेकेंड। ये बंदे भी बिल्कुल निकम्मे थे और जो कुछ करा धरा कह सकते हैं वो इन्हीं बंदे का था जिसके कारण रशियन रेवोल्यूशन होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, व्हेन वाज द रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा एस्टेब्लिश्ड। ड्यूमा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। नेम द रशियन पार्लियामेंट, तो ड्यूमा है,
और रशियन पार्लियामेंट को कब सेटअप किया गया था, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905 में। 1905 में भी एक रशियन रेवोल्यूशन होती है जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 बोलते हैं। तो उसके बाद लोग आ गए थे, अगेंस्ट हो गए थे, पूरा सिस्टम के खिलाफ हो गए थे। तो उनको पेसिफाई करने के लिए, भाई थोड़ी ठंड रखो, हम कुछ करें, तो एक दिखावे के लिए ड्यूमा को एस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि अभी की बात करें तो ड्यूमा वहाँ की काफ़ी पावरफुल है। ओके, सो द रशियन पार्लियामेंट इज़ नॉन एज ड्यूमा, उसको ड्यूमा कहा जाता है, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है, हु बिकेम द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ्टर फैब रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जो रशियन रेवोल्यूशन थी वो फैब में हुई थी, उसके बाद अक्टूबर में हुई थी। जो फैब रेवोल्यूशन होती है 1917 में, उसके बाद रशियन गवर्नमेंट के हेड कौन बनते हैं, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, तो उसके हेड थे केरेंस्की। केरेंस्की वॉज द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ्टर द फैब रेवोल्यूशन ऑफ 1917। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ब्लडी संडे इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। ब्लडी संडे वो रशिया की किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द 1905 रशियन रेवोल्यूशन। 1905 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी उससे रिलेटेड है। इसकी बात हम थोड़ी डिटेल में करेंगे, कहाँ करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी उसका इमीडिएट कॉज क्या था, क्यों हुई थी। देखिए कई सारे कोजेज होते हैं, लेकिन एक इमीडिएट कोज होता है तुरंत में, भाई उसके बाद शुरुआत हो गई थी। तो दैट वाज रशियाज डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की हार होती है, रशिया पहले ही बाहर निकल आ जाता है। ओके, क्यों हार होती है? हार इस वे से होती है कि उनकी काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती है, आर्मी को पीछे हटना पड़ता है, तो वो एक सेटबैक होता है रशिया के लिए। उसके बाद लोगों को लगा कि भाई अब तो आर पार की बात हो गई, सब कुछ देख लिया हमने, जार निकोलस सेकंड कुछ नहीं करेंगे, अब हमें ही करना आर्या पार की लड़ाई, और रशियन रेवोल्यूशन हो जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने टाइम तक चला था, कब से कब तक चला था। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918। 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु गेव द आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया किसने था? इट वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक इस टाइप की सोसाइटी भी हो सकती है जिसमें इक्वालिटी होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इस चैप्टर में से 1 मार्कर में, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रशिया डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। भाई लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, शुरुआत में, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होने वाला था उसके आसपास कितने लोग थे जो खेतीबाड़ी करते थे, फार्मिंग में लगे हुए थे। तो नियर अबाउट 85% पीपल ऑफ रशिया एट दैट टाइम वर इंगेज्ड इन फार्मिंग और एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। ओके, यानी सबसे बड़ा जो धड़ा कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, वो फार्मर्स का था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 11th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कूलक और कोलखोज। 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये वैसे। कूलक या कोलखोज क्या है ये हमें बताना है। द वेल्दी फार्मर्स ऑफ सोवियत रशिया वर कोल्ड कूलक्स। जो धनिक वहाँ के फार्मर्स थे रशिया के, तो उनको कूलक्स कहा जाता था। और कोलखोज क्या थे? कलेक्टिव फार्म्स इन रशिया वर कोल्ड कोलखोज। और जो कलेक्टिव फार्म्स थे रशिया में उनको कोलखोज कहा जाता था। कलेक्टिव मतलब जैसे एक ही गांव के हैं तो उन खेतों को मिला करके एक इकट्ठा ही मैनेज किया जाता था, तो उनको कोलखोज कहा जाता था। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अभी के लिए भी नहीं, आगे की जो एग्जाम्स आएंगे आपके NTSC या इस टाइप के जो आगे नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो उनमें भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, डिस्क्राइब द एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, देखिए ये मेन रूट कोज था रशियन रेवोल्यूशन के पीछे की बात करें तो मेन आइडिया यही था कि भाई हमें ये चाहिए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक, ये हमें बताना है। सो अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज,
ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो रिसोर्सेज है शुड बी अंडर द गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए। रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, सब कुछ सरकारी होना चाहिए, ठीक, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। तो पहला जो कंसेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ओवर ऑल द रिसोर्सेज। सेकेंड, एम्फेसिस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है उनका जो मेन फोकस होता है वो फोकस होता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर होता है, कि सामाजिक एकता होनी, वो समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए कि ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक। इसके साथ साथ अपोजिंग कैपिटलिज्म। जो सोशलिस्ट है दे फील दैट द रूट कोज ऑफ अनइक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द कैपिटलिज्म। जो ये लोग हैं ये मानते हैं कि जो समाज में ऊंच नीच, मतलब जो अमीर गरीब होते हैं, रिच एंड पुअर होते हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वही है। तो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट है कि भाई कैपिटलिस्ट नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होनी चाहिए इकोनॉमी सारी की सारी, ओके। एंड दे अपोज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। These people were against the private property. They should not have the private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। लोग काम करें, कमाएं, जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा लें, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करें। ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है वो काम कर रहा है, उसकी वो कोठियाँ बनती जा रही है, किसी के पास कोठा भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे ये रहेगा कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमें ये बताना है कि दीज पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, एंड सेकंड एम्फेसिस और फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, एंड थर्ड दे वर अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड दीज पीपल वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके भी ये खिलाफ थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज कार्ल मार्क्स एंड व्हाट वर हिज व्यूज अबाउट द कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स कौन था और उनके कैपिटलिज्म को लेकर के क्या व्यूज़ थे, ये हमें यहाँ बताना है। कार्ल मार्क्स वॉज ए जर्मन फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट एंड द फादर ऑफ सोशलिज्म। वो एक जर्मन फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म। जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, उनके फादर भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ही हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म। उन्होंने ये आइडिया दिया था। उनके कैपिटलिज्म को लेकर के क्या व्यूज़ थे? वर्कर्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द कैपिटलिज्म। उनका ये मानना था कि वर्कर्स है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है कैपिटलिज्म में, ओके। वहाँ पे उनका शोषण होता है कि वो काम करते हैं और पैसा कोई और ही मार जाता है, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म इज द मेन कोज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और उनका ये मानना था जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसका मेन कारण ये कैपिटलिज्म ही है, जिसमें लोग कुछ के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और कुछ पीछे रह जाते हैं। द वर्किंग क्लास विल विन अल्टीमेटली इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड ही बिलीव्ड दैट। वो ये भी मानते थे कि ये जो संघर्ष चलेगा ना, आपस में स्ट्रगल चलेगा बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल, वर्कर्स एंड द कैपिटलिस्ट के बीच में, उसमें अल्टीमेटली जीत वर्किंग क्लास की होगी। तो ये क्योंकि वो सोशलिज्म के फेवर में थे, तो वो हमेशा से कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। तो दोबारा से देखिए, कार्ल मार्क्स कौन थे? Karl Marx was a German philosopher, economist, and he is also known as the father of socialism. According to the Karl Marx, workers are exploited in the capitalism, and capitalism is the main cause of economic inequalities or the gap between the rich and poor people. उसके मेन कारण वो ये मानते थे कैपिटलिज्म ही है। And according to Karl Marx, the working class will win ultimately in the struggle against the capitalism। कि ये जो संघर्ष चलेगा ना, तो वर्किंग क्लास है उन्हीं की जीत होनी है, और पूरा वर्ल्ड है उनके अकॉर्डिंग कि वो सोशलिस्ट होना है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट लिबरलिज्म। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड द रेडिकल आइडियोलॉजी। हमें बताना है कि ये लिबरलिज्म या कंजर्वेटिज्म या रेडिकल आइडियोलॉजी, ये तीन आइडियोलॉजीज थी उस वक्त जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। तो पीपल कह सकते हैं कि वो तीन अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ में बिलीव करते थे। कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। तो हमें थोड़ा थोड़ा हमें बताना है, दीज कैन बी आस्क्ड इनटू द 1 मार्क or 2, ठीक। तो लिबरलिज्म क्या था कि लिबरल्स वर इन द फेवर ऑफ गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड वर अगेंस्ट मोनार्की सिस्टम, ओके। एंड दे
वांटेड टू ब्रिंग ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी। लिबरल कौन थे? लिबरल होते हैं जो खुले दिल वाले होते हैं। ओके, दीज पीपल वांटेड चेंज इन द सोसाइटी। पहली चीज तो ये था कि वो चेंज चाहते थे सोसाइटी में। ओके, दे वर इन द फेवर ऑफ द इक्वालिटी, वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे। दे वर इन द फेवर ऑफ द इक्वल स्टेटस ऑफ द रिलीजन, की सारे धर्म के लोग बराबर होने चाहिए। एंड दे वर अगेंस्ट मोनार्की, मोनार्की के खिलाफ थे वो, यानी कि राजतंत्र के खिलाफ थे कि राजतंत्र नहीं चाहिए हमें, हमें समानता चाहिए, ठीक, इक्वालिटी चाहिए। एंड देयर मस्ट बी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, के लिए एक समान रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड दे वांटेड टू ब्रिंग ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी, वो चाहते थे कि सोसाइटी में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड मोड में कि भाई धीरे धीरे करके बदलाव आना चाहिए। तो वो थे लिबरल्स। लिबरल्स का मतलब ये कि दे वांटेड टू ब्रिंग चेंज, वो चेंज लेकर के आना चाहते थे सोसाइटी में। ओके, उसके बाद दूसरे आ जाते हैं हमारे कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी, जो लकीर के फकीर होते हैं, जो बदलना नहीं चाहते। ओके, कंजर्वेटिव्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ चेंज, दे डिडंट वांट टू ब्रिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी। वो सोसाइटी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं लेकर के आना चाहते थे। द ऑर्थोडॉक्स फेवर द मोनार्की, द पावर ऑफ द चर्च एंड द नोबेलिटी। दे वर इन द फेवर ऑफ द मोनार्की, दे वर इन द फेवर ऑफ द पावर ऑफ द चर्च। वो मोनार्की के फेवर में थे कि नहीं, राजतंत्र ही ठीक है, राजा के बाद राजा बनता रहे। ओके, एंड दे वर इन द फेवर ऑफ द पावर ऑफ द चर्च, की चर्च के पास भी पावर होनी चाहिए। इट मीन्स दैट वो चेंज नहीं चाहते थे। ठीक, उसके बाद रेडिकल्स आ जाते हैं। रेडिकल्स वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी इमीडिएटली। रेडिकल थे भाई जो होना है बस आज ही करना है। ओके, ये जो रेडिकल्स थे दे वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी इमीडिएटली, तुरंत में वो चेंज चाहते थे। दीज वर ऑल्सो इन द फेवर ऑफ द इक्वालिटी की ये फेवर में थे। दीज वर इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी की ये फेवर में थी। एंड दीज वर अगेंस्ट द मोनार्की, मोनार्की की ये खिलाफ थे। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स बना करके भी इनको लिखा जा सकता है। क्लियर? तो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे दोनों ही चेंज चाहते थे, बट रेडिकल चाहते थे कि भाई आज का चेंज हमें आज ही करना है, कल की किसने देखा है। ठीक, जबकि लिबरल्स चाहते थे कि दे वांटेड टू ब्रिंग ग्रेजुअल चेंज, कि धीरे धीरे चेंज होना चाहिए सोसाइटी में। एंड कंजर्वेटिव्स क्या थे? लकीर के फकीर थे। दे डिडंट वांट टू ब्रिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी, वो कोई चेंज नहीं चाहते थे कि जो चल रहा है वही चलने दो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था उसके बारे में हमें बताना है कि वो क्या था। ओके, स्टालिन स्टार्टेड द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन 1929 इन रशिया। रशिया में 1929 में जो स्टालिन है वो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम लेकर के आते हैं। इट्स मेन पर्पज वॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका मेन पर्पज क्या था? पहली चीज़ तो कौन लेकर के आता है? द कलेक्टिवाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1929। दो चीज़ें याद हो गई। फिर मेन एम की क्यों लेकर के आए थे? इट्स मेन पर्पज वॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। मेन पर्पज था फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना। इन दिस कलेक्टिव लैंड कोलखोज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय स्नेचिंग अवे लैंड फ्रॉम द फार्मर्स। इसमें क्या किया गया था कि किसानों से जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो छीन लिए गए थे। एक सामूहिक खेत, एक कलेक्टिव फार्म्स बना दिए गए थे ताकि उनको ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके। तो उनको लगता था कि ऐसे अगर मिल करके काम करवाया जाएगा ना तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो इन दिस कलेक्टिव लैंड कोलखोज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय स्नेचिंग अवे लैंड फ्रॉम द फार्मर्स एंड द प्रॉफिट ऑफ कोलखोज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। और जो प्रॉफिट होता था फिर जो किसान काम करते थे उनमें आपस में शेयर कर दिया जाता था। ओके, तो ये था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम एंड द मेन एम was to increase the production of the food grains, although this program was not that much successful as it was expected, कि जितनी उम्मीद थी उतना ये कामयाब नहीं हो पाया था। ओके, तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग रिपीट होता रहता है। व्हाट वाज ब्लडी संडे इंसिडेंट? ये खूनी रविवार की जो घटना थी वो क्या थी, हमें बताना है। ऑन संडे 22nd Jan 1905, a group of workers were going to give their demand letter to Tsar Nicholas. देखिए 22 जनवरी 1905 की बात है। ऑन संडे, उस दिन संडे था, ऑन संडे 22nd of Jan 1905, a group of workers were going to give their demand letter to Tsar Nicholas. जार से मिलने जा रहे थे भाई। ठीक,
कितने थे? काफ़ी सारे वर्कर्स थे कि भीड़ में जा रहे थे कि ये हमारी डिमांड्स है, हमारी समस्याएं हैं, सॉल्व कीजिए उनको। ओके, सो ऑन संडे 22nd of June 1905 a group of workers were going to give their demand letter to Tsar Nicholas. The police opened fire on the workers, in which more than 100 workers were killed. And police opened fire on the workers. उनके ऊपर गोलीबारी कर देती है, खुली ओपन फायरिंग हो जाती है और उसमें 100 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो मारे जाते हैं। दिस इंसिडेंट इज़ नोन एज ब्लडी संडे इंसिडेंट। इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे इंसिडेंट कहा जाता है। एंड दिस वाज द बिगनिंग ऑफ 1905 रशियन रेवोल्यूशन। और ये 1905 रशियन रेवोल्यूशन है, उसकी शुरुआत हो जाती है। इट वाज द इमीडिएट कोज ऑफ द 1905 रशियन रेवोल्यूशन की इमीडिएट कोज भी था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे 2 और 3 मार्कर में, वो रहेगा व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थीसिस। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, हमें बताना है कि ये क्या था। देखिए, वैसे सिंपल तरीके से कहें तो भाई जैसे चुनावी वादे होते हैं ना, वैसे चुनावी वादे थे। चुनावों से पहले वादे किए जाते हैं और वादे सारे पूरे नहीं होते। ऐसी ये चुनावी वादे थे एक तरीके से कि कुछ इनको तो मैक्सिमम पूरे करने की कोशिश की थी। ओके, सो 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन वर कोल्ड अप्रैल थीसिस। जो 3 डिमांड की थी उन्होंने गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये कर दो, ये नहीं करते तो ये हम करके दिखाएंगे, आने दो हमें पावर में। ओके, तो उन्हें अप्रैल थीसिस कहा जाता है। सो द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन वर कोल्ड अप्रैल थीसिस एंड दीज वर, कौन सी डिमांड थी? बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज टू बी नेशनलाइज्ड, कि बैंकों और इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन किया जाएगा, सरकार के कंट्रोल में लिया जाएगा इनको। द लैंड टू बी हैंडेड ओवर टू द फार्मर्स, लैंड विल बी हैंडेड ओवर टू द फार्मर्स, की लैंड जो है दीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कुलक्स, जमींदार्स जो थे उनके अंडर कंट्रोल में थी। तो उनको कहा गया कि भाई किसान थे 85% कि देखो आपको ज़मीनें मिलेगी, मुझे आने दो पावर में। ओके, तो इट वाज आल्सो लाइक दैट ऑफ ए जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस होते हैं ना, मैनिफेस्टो में जो बातें की जाती है उसी टाइप का था। सो द लैंड टू बी हैंडेड ओवर टू द फार्मर्स, तो उन्होंने ये भी प्रोमिस किया था कि ज़मीनें हैं वो जोतने वालों को मिलेगी। एंड एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट मीन्स दैट रशिया वुड विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द वॉर। और तीसरा ये वादा किया था कि व्हेन दे विल कम इन द पावर दे विल विड्रॉ रशिया फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, से वो वापस हट जाएंगे। तो ये 3 वादे थे जिनको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। सो बैंक एंड इंडस्ट्रीज टू बी नेशनलाइज्ड, द लैंड will be redistributed and will be handed over to the farmers, and end of first world war, it means that Russia should withdraw itself from war। तो इसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात करेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इट मीन्स 5 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वर द रीजन और द कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के मेन कॉजेज कौन से थे, या फिर व्हाई डिड जार्स रूल कम टू एंड इन रशिया, या फिर इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि जार का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था रशिया में, ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था। ओके, ये हमें बताना है। तो मेनली हालांकि क्वेश्चंस जो मेनली आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यही रहता है कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन हुई क्यों थी, वो क्रांति क्यों हुई थी, तो वो हमें बताना है। देखिए इसके काफ़ी सारे कॉजेज थे, हालांकि ये जो कॉजेज थे दीज वर क्वाइट सिमिलर टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह, मिलते जुलते ही थे। फर्स्ट था वीकनेस ऑफ द जार। जार वॉज ए वीक रूलर। जार क्या था, वो एक कमज़ोर राजा था एंड ही कुडंट हैंडल द सिचुएशन, वो जो सिचुएशन थी उसको डील नहीं कर पा रहा था। ही वॉज ए वीक एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं था। ही वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ कहती थी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता था। इसके साथ साथ एक रासपुतिन, एक ढोंगी बाबा भी था वहाँ पे, तो उसकी वो खूब मानता था। तो मतलब उसकी खुद की बुद्धि काम नहीं करती थी। ठीक, तो उसका निकम्मापन था ना, वो एक बड़ा कांड था कि लोगों को समझ में आ गया था कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, चलिए क्रांति करते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। सो द वीकनेस ऑफ द जार वॉज द मेन कॉज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन बिकॉज ही कुडंट डील विद द प्रॉब्लम्स और द इश्यूज एंड ही डिडंट हैव द मच ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, उसे समझ भी नहीं थी उतनी। ओके, सेकेंड था ऑटोक्रेटिक रूल्स। ऑटोक्रेटिक रूल्स मतलब ऐसा रूल जिसके ऊपर निरंकुश, हिंदी में बोलते हैं, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। ओके, सो जार की अगर हम बात करें, ही वॉज लाइक दैट ऑफ ए डिक्टेटर।
डिक्टेटर का समझते हो ना, जिसके पास सारी पावर होती है। ही वॉज हैविंग ऑल द पावर एंड ही वॉज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द पीपल। जो लोगों की मर्जी थी या उनकी जो विल थी उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा था। और ये भी एक कारण बना बिकॉज ही वॉज नॉट लिसनिंग वट द पीपल वर डिमांडिंग, वट द पीपल वर वांटिंग, एंड दैट वाज आल्सो द मेन कॉज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ये भी एक कारण बना था। लोगों को लग रहा था कि ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, और उसको भी वो मैं आ गया था कि भाई मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं अपनी मर्जी करूँगा, बस मर्जी करूँगा। तो लोगों ने साइड में लगा दिया उनको। ओके, थर्ड था रशियाज डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दैट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, दैट रशिया that participated in the first world war and they had to face defeat in the first world war। उन्हें अगर बात की जाए वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर हार का सामना करना पड़ा एंड देयर वाज ए लार्ज स्केल कैजुअलिटी इन द रशियन आर्मी में। बड़े लोग मारे जाते हैं, आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। एंड ड्यू टू दिस इंसिडेंट इवन द आर्मी पर्सन्स दे बिकम अगेंस्ट, दे स्टूड अगेंस्ट द जार के खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। ओके, तो ये भी था कि रशिया की जो हार होती है उसके कारण भी माहौल गड़बड़ा गया कि जो आर्मी थी वो भी खिलाफ हो गई। अनसेटिस्फाइड ट्रूप्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द जार्स रूल्स। वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी बिकॉज दे होल्ड रिस्पॉन्सिबल जार फॉर देयर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड अकॉर्डिंग टू दम उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जार और द रशियन रूलर डिडेंट प्रोवाइड दम द एडिकेट हेल्प ऑन द वॉर फ्रंट, कि वॉर फ्रंट पे उनको उतनी हेल्प नहीं मिल पाई। द रूलर डिडेंट प्रोवाइडेड दम जो उनको रिक्वायरमेंट थी, जिस प्रकार के हथियार उनको चाहिए थे, आर्म्स जो चाहिए थे, वो उन्हें नहीं दे पाया था। तो वो भी उससे नाराज़ हो गई। तो ये भी एक कारण था। अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वॉज ए शार्प इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर। वॉर के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी एंड पीपल होल्ड रिस्पॉन्सिबल जार फॉर एवरीथिंग। और लोगों को लगा कि ये भी जार का ही निकम्मापन है। सो दे ऑल्सो बिकम अगेंस्ट द जार, वो भी जार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री। 85% पीपल इन रशिया वर फार्मर्स और द पीजेंट्स। 85% खेती बाड़ी करते थे एंड देयर कंडीशन वॉज टू पैथेटिक। उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक थी एंड दे डिडेंट हैव द फिक्स सोर्स ऑफ इनकम एंड द टैक्सेस वर टू हाई। टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। ओके, और इनकम फ्लैक्चुएट हो रही थी। तो उनको भी लगा कि जार से तो बेटर कोई और आ जाए। ठीक, ये भी एक कारण बना। पैथेटिक कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, जो न्यूली एमर्ज क्लास थी रशिया में, दैट वाज द वर्किंग क्लास। देयर कंडीशन वाज ऑल्सो वेरी पैथेटिक। द वर्किंग आवर्स वर नॉट फिक्स्ड, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं थे। वेजेस वर टू लो, सैलरी बहुत कम थी। ओके, और दे डिडेंट हैव द प्रॉपर जैसे रेजिडेंस की फैसिलिटीज़ है, सैनिटेशन की, इस टाइप की उनके पास कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। सो दे ऑल्सो होल्ड रिस्पॉन्सिबल रशियन रूलर फॉर एवरीथिंग। उनको भी लगा कि रशियन रूलर की ही गड़बड़ी है, वो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक कोज बना। इन्फ्लेशन होता महंगाई। ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू द रशियन रेवोल्यूशन। ये भी एक कारण बनती है रशियन रेवोल्यूशन का। तो ये थोड़े हैं जिनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आपको। तो ये रहेंगे रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूस की क्रांति के कारण क्या थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, इसमें रहेगा व्हाट वर द ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के ग्लोबल इफेक्ट्स क्या थे। ग्लोबल इफेक्ट्स मतलब जो रशिया के अलावा बाहर भी प्रभाव जो पड़े थे उसके। ओके, सो फर्स्ट था अपोज टू कैपिटलिज्म, दैट व्हेन द अपोज ऑफ कैपिटलिज्म बिगिन इन रशिया, रशिया में जब कैपिटलिज्म को अपोज किया गया था, आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन मेनी कंट्रीज पीपल बिगेन टू अपोज कैपिटलिज्म। कई सारे देशों में जो इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन, उन्होंने भी कैपिटलिज्म का विरोध करना शुरू कर दिया। ओके, सोशलिस्ट गवर्नमेंट इन मेनी कंट्रीज, सोशलिस्ट गवर्नमेंट वर ऑल्सो फॉर्म्ड। कई सारे देशों में सोशलिस्ट गवर्नमेंट भी बननी शुरू हो जाती है। जो मजदूर थे, आम लोग थे, उनकी सरकारें बननी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन चाइना एंड इन द साउथ ईस्ट एशिया के कुछ नेशन में ऐसा होता है। डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू ग्रुप्स। द रशियन रेवोल्यूशन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू ग्रुप्स, द ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट and the group of the socialist country. The leader of the capitalist group was USA and the leader of the socialist group was Russia. तो दो ग्रुप में बंट जाता है। ये भी इसी रशियन रेवोल्यूशन का एक इफेक्ट था।
increase in respect for the farmers and laborers. The people saw that they have observed that the Russian revolution क्यों हुई थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया था. एंड द मेन वॉज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड द वर्कर्स. मेन जो कोज था वो ये था. सो आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन द रूलर्स बिगिन टू गिव रिस्पेक्ट टू फार्मर्स एंड वर्कर्स को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी. तो उनके जो लिविंग स्टाइल्स है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ था. तो ये थे ग्लोबल इफेक्ट्स जो रशियन रेवोल्यूशन के रहे थे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, लॉन्ग आंसर टाइप में, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का. व्हाट चेंजेस अकर्ड इन रशिया एज ए रिजल्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन के कारण रशिया में क्या क्या चेंज आए थे ये हमें बताना है. सो एंड ऑफ द ऑटोक्रेटिक रूल. फर्स्ट चेंज वॉज दैट आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन द ऑटोक्रेटिक रूल और द मोनार्की एंडेड. उसका खात्मा हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है. ओके, रशिया बिकेम अ सोशलिस्ट कंट्री, एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाता है. सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट गवर्नमेंट. दूसरी जो चीज़ चेंज आया, दैट फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट, जो पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन रशिया आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन. जो बोल्शेविक पार्टी की सरकार थी वो बनती यहाँ पे. तीसरा चेंज आता है नेशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. एज लेनिन प्रोमिस्ड इन हिज अप्रैल थीसिस, ही नेशनलाइज्ड द रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया. यानी कि चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, सबको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया. एंड ऑफ द पावर ऑफ द चर्च. एंड रशियन रेवोल्यूशन ऑल्सो एंडेड द पावर ऑफ द चर्च. अर्लियर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार चर्च वॉज वेरी पावरफुल, काफ़ी पावरफुल थी, उसके पास काफ़ी पावर भी थी और पैसा भी था. वो पावर सारी ख़त्म हो गई. And single party system was introduced in Russia, and Bolshevik party was the only party of Russia after the Russian Revolution. एक ही जो मान्यता प्राप्त पार्टी रह गई थी वो बोल्शेविक पार्टी थी. तो सिंगल पार्टी सिस्टम की तरफ चले गए थे वो. तो ये कुछ चेंजेस थे जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में आए थे. तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आज का वीडियो, आज का हमारा चैप्टर. होपफुली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. जहाँ तक आपके क्लास 9th के मैथ वर्क की बात है, तो देखिए आपका टोटल मैथ वर्क, चाहे वो जियो का है या हिस्ट्री का, वो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं. कहाँ पे आपको मिलेगा? क्लास 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर क्लास 9th एंड 10th मैथ वर्क की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पर भी आपको फाइंड आउट अगर करेंगे तो आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे. इसके साथ साथ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल को सर्च कीजिएगा, या टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ा जा सकता है, ज्योग्राफी गुरु चैनल को सर्च कीजिएगा, वहाँ पर हम मिल सकते हैं. और वहीं पर आपको PDF वगैरह अवेलेबल करवाई जाती है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह, वीडियोज़ के लिंक वगैरह वहाँ पर शेयर किए जाते हैं. और आपको वहाँ पर शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.